हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का। साइंस से चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं फिर। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे 11th और 12th क्लास में हम विस्तार में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। अभी 10th क्लास में इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं कि चार्ज क्या होएगा। कि चार्ज एक क्वालिटी है, कोई भी मैटर है उसमें कोई स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर में क्या होती है, एटम होती है, और एटम में भी फर्दर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द एटम और द मैटर। जैसे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दर्शाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करता है, अपना कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करता है। अभी आगे समझ में आएगा क्लियर ज़्यादा, अभी थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग की शुरुआत हुई है बस। फिर चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये चार्ज क्या है कि मैटर के साथ में वो वाली क्वालिटी या फिर वो वाला गुण है एसोसिएटेड, जिससे क्या होएगा, चार्ज या तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे या फिर वो खुद एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दर्शाए। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नाउ वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। क्या है कि चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि चार्ज क्या होएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड एटम्स कॉन्स्टिट्यूट टू बिकम मैटर। और क्या होगा कि जो सारा अपना यूनिवर्स है किससे बना है, एटम से बना है। अब एटम क्या होता है कि अपने यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कि सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको एटम बोलते हैं। अब एटम में क्या होगा, समझने के तौर पे देखा जाए, एक एटम है जैसे, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे उसमें, और उसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। उनका चार्ज 0 होता है। तो जैसे एटम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, कि जो समीशन होता है सारे चार्जेस का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, जो नेट जो आता है हमेशा ऐड हो जाता है और ऐड होके 0 दे देता है अपने को। तो अब चार्ज कैसे फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो कैसे करता है वो बताने की कोशिश करता हूँ अभी। कि चार्ज फ्लो जैसे यहाँ से क्या हो, दूसरा इसके पास में कोई एटम आए, वो भी न्यूट्रल होगा, तो नेट चार्ज तो उस पर 0 होएगा, क्योंकि एटम सारे न्यूट्रल होते हैं हमेशा। फिर क्या होगा, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कुछ इधर से इधर आ जाए इस एटम में, तो क्या हो गया कि इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे क्या हो गया, इतना चार्ज बच गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं नेचर में, चार्ज इनका नेगेटिव होता है चार्ज वाइज। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है किसी एटम का। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसमें आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसको बोलते हैं -e से डिनोट कर देते हैं इसको। अब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -3e चार्ज इस पे गेन हो गया इस वाले एटम पे, और ये नेगेटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे आए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं यानी कि निकल गए, इलेक्ट्रॉन की जहाँ डेफिशिएंसी हो जाए वहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। और चार्ज प्रेजेंट कहाँ होता है? वैसे तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हम लें तो उसको बिल्कुल सूक्ष्म नज़रिए से देखने की कोशिश करें। जब सूक्ष्मता पे, बिल्कुल सूक्ष्मता के लेवल पे आ जाते हैं तो उसको एटम के लेवल पे उसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं कि उसको समझने के लिए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी एक मैटर में, एटम होएगा। तो एटम में क्या होएगा समझाया है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर 0 चार्ज होता है हमेशा। और आगे चार्ज की प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि जो चार्जेस होता है वो अलजेब्रिकली उनका समीशन हो जाता है, अलजेब्रिकली समीशन हो जाएंगे तो उनका प्रोटॉन का कुछ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होगा, ये दोनों ऐड होके 0 हो जाते हैं। इसलिए एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, उस पर नेट चार्ज 0 रहता है। लेकिन क्या होएगा, चार्ज कैसे होएगा? अब चार्ज इस तरह से होता है कि कुछ अरेंजमेंट हो जाती है कि एक एटम दूसरे एटम के पास में आए, तब क्या हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसमें मूव कर जाए। तो जो दोनों एटम पे पहले 0 चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे एटम में आ गए। दूसरे एटम में जब चार्ज आ रहे हैं तो जहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आएंगे उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जिस एटम से, उसको क्या बोल देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से चले गए, डेफिशिएंसी यानी वैकेंसी होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की। फिर अपीयरेंस ऑफ चार्ज। हाउ डज चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी? चार्ज बॉडीज और पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम जस्ट लाइक आयंस आर क्रिएटेड आउट ऑफ न्यूट्रल एटम्स। अभी पीछे बताया ही है एग्जाम्पल देके, कि एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, 2 न्यूट्रल एटम लिए थे और बता ही दिया आपको कि क्या होता है कि एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं उन पे। अब ये 0 चार्ज होता है हमेशा एटम्स पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। चार्ज अपीयर कैसे होएगा कि चार्ज बॉडीज और पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी यानी कि पहले सब पे 0 चार्ज होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस हो जाए इस न्यूट्रलिटी में, यानी चार्ज का कुछ लोचा हो जाए, यहाँ से चार्ज इधर आ जाए या फिर यहाँ से चार्ज उधर चला जाए। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाए और इधर चला जाए। इलेक्ट्रॉन का जो इधर उधर हो जाना होगा ना, उससे चार्ज क्या होगा, किसी पे अपीयर हो जाएगा, और चार्ज अपीयर पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वो पीछे एग्जाम्पल दे के समझा ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट हो जाए तब क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप खुद सोचो ना कि जैसे 2 एटम है पास पास, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, सेम इसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो। यानी कि इनिशियली 0 चार्ज है दोनों पे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, पहले जैसे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन थे, अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो नेट क्या हो गया, 4 - 2, 2 प्रोटॉन, 2e प्लस का 2e चार्ज रह जाएगा इधर, और उधर क्या आ जाएगा, पहले 0 था और 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, इधर -2e चार्ज गेन हो जाएगा। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पीछे बताई दी थी। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि चार्ज क्या होंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। कि पहली प्रॉपर्टी चार्ज क्या होंगे, अल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। अल्जेब्रिकली ऐड होने का मतलब, जैसे कि कोई बॉडी ली है मैंने, कि कोई चार्ज बॉडी में कंसिडरेशन में ले रहा हूँ कि मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है। अब इस चार्ज बॉडी में क्या हो कि मान लो इसमें 3 न्यूट्रॉन हो, 4 प्रोटॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें नेट चार्ज क्या होगा, फाइंड आउट करके देखते हैं। कि नेट चार्ज निकालना है तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -5e हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, +4e। और एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी अपने को यही बता रही है कि चार्ज जब निकालना है पूरी बॉडी पे तो क्या हो जाता है, चार्ज सारे का, जो पूरी बॉडी में जितने चार्ज है उनका अलजेब्रिक सम लेके चार्ज निकाला जाता है। तो इसमें अलजेब्रिक सम ले लो, 4e - 5e, नेट चार्ज -e आ गया, जहाँ पे e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहली प्रॉपर्टी यही बता रही है कि चार्ज क्या होंगे, अलजेब्रिक सम होगा। जैसे अलजेब्रिक मैथ में करते हो ना कि इंटीजर सम करते हो, 1 और -2 को ऐड करोगे तो -1 नेट आ जाता है। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। और चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आप आगे पढ़ोगे 11th 12th में, या फिर पीछे पढ़ भी लिया होगा 9th क्लास में या 8th क्लास में, कि एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। वेक्टर वो होता है जिसका एक डायरेक्शन हो और उसका एक मैग्नीट्यूड हो, यानी कि एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो, उस चीज़ को वेक्टर बोल देंगे। और स्केलर का सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज इज कंजर्व्ड, कि चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। Charge can neither be created nor be destroyed. That means for an isolated system, total charge is conserved or constant. आपने पहले पढ़ा होगा कि मास कंजर्वेशन का एक सिद्धांत पढ़ा हुआ कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो आपको केमिस्ट्री में समझ में आ गया होगा। तो इसको और आप उस एंगल से देखना चाहो कि कोई भी एटम होगा वो कैसे बना होगा, कि कुछ ना कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो X इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Y प्रोटॉन्स होंगे, और क्या होंगे, मान लो Z न्यूट्रॉन्स हो। चार्ज कंजर्व्ड होएगा हमेशा। क्या होता है इसमें कि इस पे 0 चार्ज होता है, इस पे +e चार्ज होता है, इस पे -e चार्ज होता है। नेट चार्ज क्या हो गया इसका, YE -xe। अब ध्यान से देखो कि जो ये एटम है ना, इसका मास किससे बना है, कि इसमें x इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें प्रोटॉन्स हैं, Y प्रोटॉन्स हैं, और इसमें Z न्यूट्रॉन्स हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, जो इसका मास बना है पूरे एटम का, इन तीनों के एडिशन से ही तो बना है ना, कि जब ये सारे के सारे मिलके इनका एक कुछ मास होगा, उनका एक समीशन होगा, वो एटम का मास बन जाएगा। अब चार्ज इज कंजर्व, पहले मास कंजर्व्ड होएगा, यानी इस एटम का मास कंजर्व होता है, पहले सिद्धांत पढ़ा है हमने। तो एटम का मास किससे बना है, इलेक्ट्रॉनों के मास से, प्रोटॉनों के मास से और न्यूट्रॉन्स के मास से। समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना भी सबका मास होएगा वो ऐड होके ही तो मेरे को पूरे एटम का मास दे रहा है ना। और आगे देखने की बात क्या है, यदि इसका मास कंजर्व्ड है तो कुछ भी मतलब
कैसा भी हो कि रिएक्शन वगैरह कुछ हो तो आफ्टर सम टाइम मैं इसको देखना चाहूँ तब भी इसका मास ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व्ड है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि मास का तो आपको समझ में आ गया कि मास कंजर्व्ड हो जाता है, कि मास कंजर्व्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी मास कंजर्व्ड है तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है वो भी सेम वैसे की वैसी रहेगी ना। उनके तो एडिशन से मास मिल रहा था मेरे को। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास है, प्रोटॉन का कुछ मास है अपना अपना, न्यूट्रॉन्स का भी कुछ मास है, कि इन यूनिट से ही तो बना है ना वो, इनका भी मास कंजर्व रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, अपना कुछ ना कुछ मास है अंदर, वजन है। वो क्या कर रहा है कि उसके समीशन इलेक्ट्रॉनों का जुड़ रहा है, न्यूट्रॉन का मास जुड़ रहा है, प्रोटॉनों का मास जुड़ रहा है, तब जाके मेरे को पूरे एटम का मास मिल रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वही सेम संख्या रही, प्रोटॉनों की सेम संख्या रही, न्यूट्रॉनों की भी सेम संख्या रही। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉनों का सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक छोटा सा डिस्क्रीट एलिमेंट्री पार्टिकल लेके चलते हैं ना, छोटे से छोटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एटम में, सबसे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल जो हम सोच सके। अब ये इलेक्ट्रॉनों का भी मास होता है कुछ ना कुछ, यानी कि इनका मास कंजर्व रह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा टूट जाए या फिर ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर तो मास कंजर्वेशन का वही हो जाएगा, सिद्धांत इनवैलिड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रह सकता, क्योंकि मास कंजर्व्ड होता है, फिर मास आधा हो जाएगा। तो ये समझाने की थोड़ी सी कोशिश की गई है कि जिस तरह से पहले क्या होता था, मास कंजर्वेशन आप समझ रहे थे, उसी तरह से कि चार्ज कंजर्व्ड होएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मास क्या होएगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मासेस से मिलके बना होएगा एक एटम का, तो उसी तरह चार्ज भी तो इस पूरे एटम का देखो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समीशन से ही तो बन रहा है ना। ऊपर ही तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा है, अलजेब्रिक सम पढ़ा है। मास कंजर्व होता है एक एटम का, तो मैं तो आसानी से बोल सकता हूँ चार्ज भी कंजर्व हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आपको ये लॉजिक। फिर चार्ज इज इनवेरिएंट, कि जब चार्ज मूव करने लग जाए वेलोसिटी से तो चार्ज चेंज नहीं होता, सेम का सेम ही रहेगा। हाँ, चार्ज यदि मूव करने लग जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लग जाएगा, लेकिन आगे 11th-12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, 12th की फिजिक्स में, कि चार्ज जब रुका होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, और जब चार्ज मूव करने लग जाए, चलने लग जाए, तब वो क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लग जाता है। तो हाँ, चार्ज मूव करने लग जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लग जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज यदि इस पॉइंट से यहाँ पे गया है, क्यू चार्ज, उसने मूवमेंट करी है, तो जो इसका क्या है, इनिशियली जैसे एक्स ई चार्ज था, तो यहाँ पे भी एक्स ई चार्ज ही रहेगा, वी वेलोसिटी से मूव किया इसने। इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी से मूव किया और उस पॉइंट पे चला गया तो रास्ते में चार्ज इधर उधर कहीं हो गया हो ना। चार्ज क्या होएगा, इनवेरिएंट है, वेलोसिटी के साथ में बदलेगा नहीं, चार्ज सेम रहेगा। यही प्रॉपर्टी बता रही है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, 4th प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बताया था कि कंसिडरेशन करने के लिए क्या किया, जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि x इलेक्ट्रॉन थे, y प्रोटॉन थे, z न्यूट्रॉन है कोई एटम में, तो इसका क्या होता है, इसका तो चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन का। और हाँ, एक बात और, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 बोलते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी उसकी इंटरनल अरेंजमेंट्स होती है कि जितने भी न्यूट्रॉन्स के अंदर और भी सब पार्टिकल्स होते हैं, वो आप आगे ग्रेजुएशन की फिजिक्स में पढ़ोगे विस्तार में। तो जो न्यूट्रॉन्स के अंदर और सब पार्टिकल्स आगे साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किए, उनको पता लगा,
तो वहाँ से उनको ये पता लगा था कि न्यूट्रॉन के अंदर भी इस तरह की अरेंजमेंट्स बनी हुई है कि सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उनका अलजेब्रिक सम नेट जीरो आ जाता है। तब जाके बोलते हैं कि न्यूट्रॉन का नेट चार्ज जीरो होता है, वो न्यूट्रल होता है। कईयों को मिसकंसेप्शन होता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही जीरो चार्ज होता है, उसको न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं, नेट चार्ज जीरो होता है उसका, कंफ्यूज मत होना कभी। फिर कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है चार्ज, माइनस ई, तो इसका अलजेब्रिक क्या हो जाएगा चार्ज, माइनस एक्स ई। प्रोटॉन का प्लस ई हो जाएगा चार्ज, इसका वाई ई हो जाएगा। समझाने के लिए क्या बता रहा हूं मैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले रहा हूं ना मैं कंसिडरेशन के लिए, चार्ज के लिए, जब चार्ज निकालेंगे तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से तो चार्ज जुड़ता है ना, इसको माइनस ई से डिनोट करते हैं, इसको प्लस ई से डिनोट करते हैं जब चार्ज का समीशन करना होता है मेरे को। हमने एटम को क्या किया, आगे डिवाइड करके देखना चाहा कि चार्ज को मैं कैसे नापूं, कैसे उसका और फिजिक्स को आसान बना सकूं। तो जो हमने उसको आगे डिवाइड करके और समझने की कोशिश करी, तो साइंटिस्ट ने कन्वेंशन ले लिया कि उसमें क्या बताया गया कि ई चार्ज प्लस ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को एक एलिमेंट्री यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कंसिडर किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन होता ही क्या है कि एक सबसे छोटा जो होएगा पार्टिकल होएगा एटम में, एक चार्ज्ड पार्टिकल होएगा, उसको कंसिडर करेंगे। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि या तो प्रोटॉन का होगा चार्ज या इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का होगा तो माइनस ई है उसका चार्ज, प्रोटॉन का होगा तो प्लस ई है उसका चार्ज। तो माइनस ई है या प्लस ई है, स्मॉलेस्ट जो मैथ के हिसाब से देखोगे तो वैल्यू तो प्लस यानी कि ई ही है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसकी वैल्यू ई होती है। तो प्लस जो ये ई वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वो होगी ना मेरी की जो चार्ज की मैं गणना करना चाहूँ। फिर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट, कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं एक एलिमेंट्री यूनिट मानूं कि सबसे छोटी इकाई, द क्वांटा ऑफ चार्ज द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि Q इज प्लस माइनस एन ई। अभी घबराओ मत, समझो, इसको समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है ये सेंटेंस। कि सबसे पहली बात तो क्या है कि छोटे से छोटा चार्ज, छोटी से छोटी चार्ज की वैल्यू मैं कुछ देखना चाहूँ, वो होती है E। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की माइनस ई है, प्रोटॉन की प्लस ई है, न्यूट्रॉन पे तो ऑलरेडी जीरो है ही ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मान लो X इलेक्ट्रॉन, Y प्रोटॉन, Z न्यूट्रॉन, न्यूट्रल नेट जीरो, Y प्रोटॉन, इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का प्लस ई, तो वाई ई, और ये माइनस एक्स ई। अब इनका नेट चार्ज निकालना है, वो क्या होगा, वाई ई माइनस एक्स ई। इसमें से आप ई कॉमन निकालना जरा, ई इंटू वाई माइनस एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ आप, ई कॉमन है ही, वाई क्या है, वाई वहाँ प्रोटॉन की संख्या है, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। एक प्रोटॉन होगा, दो प्रोटॉन होंगे, तीन प्रोटॉन होंगे, इस तरह से नेचुरल नंबर ऐसे 4 5 आगे जितने भी होते हैं, इन्फिनिटी तक कितने भी हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ऐसे ऐसे कितने भी नेचुरल नंबर की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि पॉइंट में तो नहीं हो सकते ना कि किसी में 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, किसी में 2.5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर किसी में 2.5 प्रोटॉन हो, 3.5 प्रोटॉन हो। ऐसा तो कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन का आप कंसिडर करना चाहो। कहने का मेरा मतलब ये है कि वाई और एक्स दोनों ही नेचुरल नंबर है, और इनका आप
आप माइनस कर रहे हो एक दूसरे से, वो भी एक नेचुरल नंबर ही तो आएगा, उसको मैंने n लिख दिया, ये हो गया n इंटू ई। वही तो समझा रखा है इधर कि q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। प्लस माइनस एन ई क्यों लिखा है वो समझो जरा। कि कोई एटम होगा, मान लो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। एक ऐसा एटम हो जिसमें क्या हो, 7 प्रोटॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब जरा इनका निकाल के दिखाना मेरे को। चार्ज कैसे निकालेंगे? इसका निकालूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी -5e, 3 प्रोटॉन का चार्ज यानी +3e, कितना आया नेट? -2e। तो इस पे नेट चार्ज -2e हो गया। 7 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 7e, इसका -3e, इसका नेट चार्ज 7e -3e, 4e नेट चार्ज बोल दूंगा ना इसका। यहाँ पे देखना n की वैल्यू 4 है, प्लस की आ रही है, इधर n की वैल्यू -2 है। यानी कि कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेट चार्ज प्रोटॉन से, यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेट चार्ज माइनस की टर्म्स में आ जाएगा, और यदि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, नेट चार्ज प्लस की साइड में आ जाएगा कि E का कुछ पॉजिटिव मल्टीपल आएगा, नेचुरल नंबर इंटू E, और पॉजिटिव साइड में 1 ही आए, 2 ही आए, यानी प्रोटॉन की जितनी, जैसे प्रोटॉन का यहाँ पे क्या लिया था, 7 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 7 -3 4 ही, क्या हुआ नेट जो n की वैल्यू आई पॉजिटिव आई ना। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, 7 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कट के 4 ही तो आएगा। अब इसको क्वांटाइजेशन को और समझना चाहो तो और भी समझ लो आप। क्वांटाइजेशन का एक मतलब और होता है, क्वांटाइजेशन यानी कि पैकेट बनना। कि आपने ये तो पता लगा ही लिया कि एटम में या तो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को -e से डिनोट करता हूँ मैं, प्रोटॉन को +e से डिनोट करता हूँ मैं। अब ये भी समझ में आ रहा है आपको कि जो चार्ज आएगा दोनों का, जो e का मल्टीपल आएगा कुछ, तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री चार्ज कुछ मैं कंसिडर करूँगा तो वो e की वैल्यू में, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू में कंसिडर होएगा। चलो जी, ये भी क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप पेन लेने जाते हो, जैसे कि ये एक पेन हो गया, जैसे बुक शॉप पे जाओगे कि कहोगे या तो मेरे को एक पेन दे दो, या फिर क्या कहोगे 2 पेन ले लो, 3 पेन ले लो, 4 पेन ले लो, 10 पेन ले लो। कभी ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरे को 2.5 पेन दे दो, मेरे को 4.5 पेन दे दो, मेरे को 7.5 पेन दे दो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होएगा ना, कि पेन क्या है मेरे पास, जो मेरे को 1 पेन लेना है या 10 पेन लेने हैं, तो पेन उसमें स्मॉलेस्ट काउंटिंग की यूनिट है, एलिमेंट्री यूनिट पेन हो गया इसमें। तो इसमें क्या हो गया, इसी तरह से एटम में सबसे एलिमेंट्री यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन होगी। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज सारे एटम का आएगा वो क्या करेगा, या तो जो नेट आता है कि या तो जो चार्ज मिलता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो आगे नेचुरल नंबर की संख्या में Ne हो। या फिर नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में चार्ज क्यों आ रहा है, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए बॉडी में। नेगेटिव साइड में या तो -e हो, -2e हो, -3e हो, -4e हो। ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा कि चार्ज बॉडी पे 1.5e आ जाए, आधा पेन नहीं ले सकते ना। फिर और समझना चाहो, आप बुक शॉप की दुकान पे जा रहे हो, आपको साइंस की बुक लेनी है, जैसे आपके यार दोस्तों ने भी बोल दिया आपको कि हमारी भी आप ही बुक ले आना, तो उसमें आप सोचो अब खुद, या तो आप 1 बुक लोगे, या 2 बुक लोगे, या फिर 10 बुक लोगे। आप ये तो नहीं कह सकते 1 बुक दे दो और अगली बुक के मेरे को 4-5 चैप्टर फाड़ के दे दो, ऐसा कभी नहीं बोल पाओगे ना। या तो 1 बुक लोगे या फिर 2 बुक लोगे। तो साइंस की बुक आपको एक, इसमें क्या हुआ, बंडल जो बना पूरा 1 बुक का बनेगा, 2 बुक का बनेगा, या 10 बुक का बनेगा, 15 बुक का बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 बुक ली और फिर कुछ चैप्टर आधे फाड़ लिए और आधे उधर छोड़ दिए।
एक बुक तो स्मॉलेस्ट, इसमें एलिमेंट्री यूनिट क्या हो जाएगी, इसमें एक बुक स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री यूनिट हो जाएगी कि बुक के मल्टीपल में लेना पड़ेगा आपको। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन में यही समझाने की कोशिश की जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? 5 × 10⁻⁻19 कूलम। देख लेते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक फॉर्मूला पढ़ा है कि Q = N ही होता है, उसमें आप इसको लगा के देख लो। मैंने पढ़ा है Q = N × E। Q क्या दे रखा है मेरे को? 5 × 10⁻⁻19 कूलम इज N × इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको आगे सोल्व कर लो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये कट गया, 5/1.6 n आ जाएगा 50/16, 2 पे काटो 8, 25, तो ये क्या आ रहा है 3.1 3.125। कुछ नहीं किया, इसको रीअरेंज कर लिया, Q = N ये लिखा, 5 × 10⁻⁻19 कूलम इज इतना लिखा, n क्या किया 5/1.6, इससे ये कट गया, ये 16 को 1.6 को 16/10 लिखा, 10 ऊपर चला जाएगा, 50/16 बन जाएगा। फिर क्या किया कि 2 पे काट दिया, 2 × 8 = 16 और इधर 25 आ गया, 25 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 × 24 और इधर 1 10, 8 × 8 और फिर क्या हो गया कि इधर 8 दूनी 16, 2 से डिवाइड कर दिया और फिर 1 0 आएगी, 8 पंजे 40, यानी कि 3.125। मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने क्या पढ़ा था कि n की वैल्यू क्या ही है 3.125, कि या तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, ये वैल्यू तो 3 और 4 के बीच में आ रही है ना, कि 3 है 4 है, यहाँ पे कहीं ये वैल्यू लाई कर रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि n की वैल्यू इंटीजर होएगी, या तो 3 आती या 4 आती, तब एक्सेप्ट कर लेते। और दूसरा मेथड भी इसको आप समझ सकते थे कि आप इसको ऐसे समझ लेते कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, E की वैल्यू है, या तो 1 E हो यानी कि ये चार्ज हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 2 E हो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो, या 3 E हो, क्या हो जाए 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम हो, या फिर 4 E हो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। पर ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे कहीं लाई करेगी ना दोनों के बीच में, तो इंटीजर तो नहीं है ना n की वैल्यू। अभी तो बताया या तो 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा या 4 ही होगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि नो, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज is not possible because charge is not an integral multiple of E। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम में
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालो। तो समझने के लिए कि एक कोई बॉडी है, एक कोई चार्ज बॉडी है, उस पर नेट चार्ज क्या है 1 कूलम है, और उसमें क्या होगा अभी बताया था कि एन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री सबसे छोटी यूनिट क्या लेके चलते हैं चार्ज निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ गया था आपको। अब फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल दो फिर, कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे पीछे निकाला था। फिर तो ये क्या है, वो तो 10⁻⁻19 कूलम छोटी संख्या थी, पीछे 5 × 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल था या नहीं था, ये अपने को चेक करना था। लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी उसके कंपेरेबल में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ Q = N वाला, कि Q = N × E। ये क्यों लगाया, समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि देखो कि N इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका ही तो नेट जो चार्ज N इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे वही तो 1 कूलम का चार्ज मेरे को देंगे ना। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ भी लिया कि Q = N ही होता है हमेशा, N पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाता है। फिर Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, N की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू आपको पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। N = 1/1.6 × 10⁻⁻19, 1/1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर ले गए इसको 16/10 लिखूंगा, 10 को ऊपर ले आऊँगा, 10/16 × 10⁻⁻19, यहाँ से एक 10 इधर ले आओ, 100/16 × 10⁻18। फिर 4 पे काट दो इसको, 4 चौके 16, 25 और आगे आ जाएगा 6। इसको डिवाइड कर लो, 4 24 8 20 6.25 × 10⁻18। तो Q की वैल्यू क्या आ गई फाइनल, N की वैल्यू क्या आ गई, N is 6.25 × 10⁻18। ये आपका आंसर आ गया। NCERT का एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान सवाल था। अब इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कि 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होंगे, कि जैसे कंडक्टर सिल्वर हो गया, सिल्वर एक कंडक्टर है, गोल्ड एक कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, स्टील कंडक्टर है और सी वाटर कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल जैसे शायद पहले सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप क्या करोगे 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़ लोगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें क्या होगा कि पीरियोडिक टेबल में वो वाले क्या हो कि एलिमेंट हो जिनका एटॉमिक साइज क्या, वो वाले एटम्स हो जिनका एटॉमिक साइज हो बिल्कुल कम, बहुत छोटा एटॉमिक साइज हो। जैसे उसमें आगे ऑर्बिटल्स का ऐसे कुछ समझाया होता है, ये ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ये न्यूक्लियस होता है और इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जैसे कुछ ऐसा वाला हो। तो आप इसमें देखना कि एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है इधर और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये, या फिर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वाले ऑर्बिट में। जो न्यूक्लियस है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखेगा अपने पास में, और वहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट में उन पे उसका फोर्स कम हो जाएगा, उनको इतना जकड़ के नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, आपस में इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास टाइटली। वहाँ पे क्या होगा कि प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस इतना क्या है इफेक्टिव नहीं है, तो वो आसानी से मूव कर जाते हैं। तो लगभग क्या होता है, तो मेटल्स होते हैं ना उनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। एटॉमिक साइज बड़ा है तो अट्रैक्टिव फोर्स इतना नहीं लग पाता। फिर नॉन मेटल लगभग इंसुलेटर होते हैं, उनमें एटॉमिक साइज कम होएगा, तो क्या होएगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जकड़े हुए होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो वो मूव नहीं करेगा। और हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि कंडक्टर वही तो होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। उनको तो क्या बोल देंगे, कंडक्टर बोल देंगे कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, उसको कंडक्शन बोल देंगे। उसको कंडक्टर बोलते हैं जो ऐसा कर देता है, जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ऐसा गुण होता है। फिर द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट परमिट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इस तरह के क्या होते हैं कंडक्टर हो जाएंगे। कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से मूव करने देते हैं, छोड़ देते हैं। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से दूसरे एटम में चला जाता है जो पास में आएगा उनके। फिर दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, कि इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आसानी से चले जाते हैं दूसरे एटम में, दूसरे मटेरियल में। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर क्या होते हैं, जैसे रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये क्या करते हैं, लकड़ी होगी जैसे, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देती अपने अंदर से। जैसे क्या हो, किसी को करंट लग जाए तो क्या करेंगे, जैसे कोई तार को पकड़ा हुआ है, नंगी तार को पकड़ लिया, उसको इंसान को करंट लगा हुआ है, फिर हो क्या रहा है उसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है तार में वो इंसान की बॉडी में आ गए, और नीचे मतलब अर्थ बना होता है तो ग्राउंड में चले जाते हैं। तो उसको वो करंट क्यों लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का तार से इंसान में फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोल देते हैं, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो इंसान को करंट लगने लग गया, फिर उसको क्या करते हैं, यदि लकड़ी वुड की लाठी से हटाएंगे उसका हाथ तार से, तो उसको करंट नहीं लगेगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तार के और हाथ के बीच में क्या हुआ, वुड की लकड़ी आ गई। समझ रहे हो कि लकड़ी आ गई, लाठी की लकड़ी आ गई। तो वुड की जो लकड़ी आई है उसमें क्या हुआ, करंट उसने रोक दिया। इंसुलेटर वो बीच में एक ब्रिज की तरह काम करने लग गया, मतलब एक रुकावट बन गया बीच में, कि जो वायर से इलेक्ट्रॉन हाथ में आ रहे थे, बीच में वुड लग गया, तो लकड़ी लगी है जो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगी, कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे रुक गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कंटिन्यूस पाथ चाहिए होता है। बीच में लाठी आ गई, लाठी मूव करने नहीं देती, एक इंसुलेटर होता है। फिर क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो तार के तार में ही रह गए। और अपनी बॉडी में भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं कि जैसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन है अंदर, अमीनो एसिड्स है, वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गए। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किन से बने होंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने होंगे कुछ ना कुछ, और वो फर्दर क्या होंगे, कुछ एटम्स में कुछ एटम्स होंगे उनमें, और एटम्स में तो होते ही हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सारे एटम, सारे मटेरियल इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सभी न्यूट्रल होते हैं। उन पे चार्ज कब आएगा, जब उनकी न्यूट्रलिटी को भंग कर दिया जाए किसी न किसी मीन से, तब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की छेड़छाड़ हो जाएगी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास में आ गई, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन
एक दूसरी बॉडी में आ जाए तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। सेमीकंडक्टर अभी बाद में समझना थोड़ा, आप पहले ये समझो इंसुलेटर क्या होता है। कि इंसुलेटर द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट रजिस्ट द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू एटम एंड मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल, जैसे वुड, ग्लास, क्लॉथ एटसेट्रा, कि वो वाले सब्सटेंस या मटेरियल जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लो ना होने दे एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि वुड, ग्लास, कपड़ा इत्यादि। दिस इज ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों है कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे तभी तो क्या होता है कि कंडक्शन होगा, करंट का फ्लो होगा, पर वो यहाँ पे होगा ही नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड कर रखे हैं न्यूक्लियस ने अपने अट्रैक्टिव फोर्स से, वो जान ही नहीं दे रहा उनको। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा फिर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं होगा तो वो इंसुलेटर हो गया, उसको इंसुलेटर बोल देते हैं। तो इंसुलेटर ये जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह पे और लगाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह पे देखने को मिल जाएंगे कि क्या हो कि करंट को जब रोकना हो हमको कि यहाँ से करंट फ्लो ना करे, तब इन चीज़ों को यूज कर लिया जाता है। अब सेमीकंडक्टर समझते हैं कि हमने अभी दो टाइप पढ़ लिए मटेरियल्स के, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर और कंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी 0 और इसकी कुछ कंडक्टिविटी सी मान लिया एक बार जैसे मैंने। तो कंडक्टिविटी आगे चिंता मत करो, आगे 11th-12th में का कंसेप्ट है। अभी के लिए बस मान लो कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को भेज पाने की क्षमता कंडक्टर के पास है, उसको मैंने एक बार कंडक्टिविटी बोल दिया कि सी से डिनोट। हेलो, हाँ तो कंडक्टिविटी का क्या बता रहा था मैं कि कंडक्टर की क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन को भेज पाने की क्षमता एक एटम से दूसरे एटम से, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, उसको उस क्षमता को, उस गुण को क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी। तो उसकी कुछ कंडक्टिविटी सी मान लूँ, इलेक्ट्रॉन को भेज पाने की क्षमता को सी मान लिया एक बार, ऐसे समझ लो। और इंसुलेटर वाले की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसको 0 मानना पड़ेगा। तो जो सेमीकंडक्टर होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को भेज पाने की क्षमता एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के बीच में, वो इन दोनों के बीच में लाई करती है कि जी वो ना तो 0 होती है और कंडक्टर से कम होती है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लाई करेगी इन दोनों के बीच। सेमीकंडक्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड वगैरह में कभी आपने देखा हो अंदर का सर्किट। तो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें आपको और ज़्यादा पता लग जाएगा सेमीकंडक्टर्स का। अब अ मटेरियल दैट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
वैल्यू फॉलिंग बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर सच एज मेटलिक कॉपर एंड एन इंसुलेटर सच एज ए ग्लास, कि वो वाले मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करे, कंडक्टर जैसे कि कॉपर और इंसुलेटर जैसे कि ग्लास के बीच में लाई करे, उसको बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। यही पहले समझा भी दिया। जैसे कि SiA, सिलिकॉन आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इत्यादि। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेंड टू मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो है जाने के लिए, पर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जितने कंडक्टर में थे, कम है इलेक्ट्रॉन जाने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट पैदा करता है। तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट आता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्टर के मुकाबले बहुत कम है इसमें, तो करंट भी ये इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कम मिलेगी अपने को देखने को। ये समझा रखा है इस स्लाइड में। आई होप कि क्लियर है आपको। फिर इंसुलेटर पढ़ लिया। चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको करंट बोला जाएगा। कि जैसे मैंने कुछ मटेरियल लिया है, समझने के लिए देखना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए इतने एरिया से और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। मैं इतने से मटेरियल को 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो 1 सेकंड के लिए जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने क्या देखा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। तो 1 सेकंड के अंदर मटेरियल से कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए और चले गए, उसी को तो करंट बोलते हैं। कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना चार्ज या फिर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए मटेरियल के थ्रू। अब ऐसा मटेरियल है तो उसमें जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा थोड़ा मटेरियल बड़ा हो, उसमें क्या हो, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा हो, उसमें क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। और टाइम 1 सेकंड में दोनों में नाप रहा हूँ मैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ है, वहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे करंट कम होगा और वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। करंट है क्या कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसी को तो करंट बोलते हैं ना। उसमें 4 जा रहे हैं, इसमें 2 जा रहे हैं। तो करंट की इंटेंसिटी भी नाप ली हमने कि उसमें करंट ज़्यादा है और इसमें करंट कम है। आप समझना चाहो जैसे कि जैसे ये पतली पाइप हो, जैसे पानी वाली पाइप होती है, पतली पाइप हो उससे क्या होएगा, कम पानी जाएगा, और मोटी पाइप हो उससे पानी ज़्यादा जाएगा। कि पानी का जो मूवमेंट हो रहा है पाइप से, वैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा मटेरियल से, उसी को तो करंट बोल दूंगा मैं। ठीक है। तो अभी करंट हमने समझा क्या हुआ था कि करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होगा कि 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में कितना चार्ज कंडक्टर से पास हो गया, उसको क्या बोल दूंगा, करंट बोल दूंगा। करंट अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो कर गया, चला गया कंडक्टर से। 1 सेकंड में कितना चार्ज कंडक्टर से चला गया, उसी को तो करंट बोल देंगे। आई क्या होगा, Q अपॉन T, कि अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। इसको Q से लिखते हैं, उसको टाइम से लिखते हैं। Q की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, इसको C से लिखते हैं। सेकंड को स्मॉल s से लिखते हैं। और I क्या होता है, एम्पेयर, कैपिटल A से लिखते हैं इसको। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट की SI यूनिट एम्पेयर होती है। और यहाँ से देख लो कि इसकी SI यूनिट एम्पेयर है, इसकी C है और इसकी S है। तो 1 एम्पेयर को ये भी लिख सकता हूँ ना मैं कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, या फिर 1 कूलम पर सेकंड।
1 एम्पेयर की वैल्यू। अब डिफाइन 1 एम्पेयर कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, क्या होता है? When 1 coulomb of charge flows in 1 second, then current is said to be 1 एम्पेयर। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, उसी को तो 1 एम्पेयर बोल दूंगा मैं। समझ पा रहे हो क्या? कि एक कंडक्टर से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम का चार्ज चला जाए तो उसी को तो 1 एम्पेयर बोल देंगे। 1 एम्पेयर इज 1 कूलम पर सेकंड और 1 एम्पेयर इज 1 कूलम पर सेकंड। क्वेश्चन देखो, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? I इज Q अपॉन T। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं हमको? पहले क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, ये तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वो लिखा है, ये फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कि 0.5 एम्पेयर का करंट एक बल्ब में आ रहा है 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या फ्लो किया है? कि चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, कितना चार्ज आया, चार्ज कितने टाइम में आया, 10 मिनट में आया। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ध्यान देना थोड़ा सा। पहले गिवन लिखो क्या है, क्या क्या अपने को दे रखा है कि I है 0.5 एम्पेयर और टाइम दे रखा है मेरे को 10 मिनट। अभी मैंने पीछे क्या बताया था, पीछे वाली स्लाइड में, कि I की ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है। पहले ऐसा यूनिट चेक करो, टाइम की 10 मिनट दे रखी है ना, टाइम की ऐसा यूनिट तो सेकंड बताई थी पीछे, तो पहले इसको सेकंड में तो कन्वर्ट करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10 इंटू 60 सेकंड, 600 सेकंड आ गया। तो टाइम क्या आ गया मेरे पास, 600 सेकंड। I है मेरे पास 0.5 एम्पेयर। अब निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q की वैल्यू निकालनी है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो। अब I इज Q अपॉन T। I है 0.5 एम्पेयर इज Q की वैल्यू क्या है, निकालनी है मेरे को, और T कितना है, 600 सेकंड। इसको आगे इधर लिख रहा हूँ मैं, Q आ जाएगा 600 सेकंड इंटू 0.5 एम्पेयर, 600 सेकंड इंटू, इसको 1/2 लिख दिया। एम्पेयर क्या होता है, कूलम पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, ये आ गया 300 कूलम। Q की वैल्यू क्या आ गई, 300 कूलम। तो आपने क्या किया, इसमें पहले गिवन लिख लिया, फॉर्मूला क्या है वो आपने समझ लिया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर I की वैल्यू, T की वैल्यू, टाइम को क्या किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तभी वो कूलम पर सेकंड बनेगा। 1 कूलम पर सेकंड को ही एम्पेयर बोलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती क्वेश्चन में। तो इसमें नोट करने वाली बात ज़्यादा मेन यही थी कि मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो आज हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है और अपीयरेंस ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर टाइप ऑफ मटेरियल्स पढ़ा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर पढ़ा, और क्या है कि लास्ट में थोड़ा मोटा हमने आइडिया लिया इलेक्ट्रिकल करंट का। अब बाकी आगे की क्लास में करेंगे।